आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चे वो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है सॉलिड स्टेट। इसका एक लेक्चर मैंने पहले पढ़ा चुका है। अब ये जो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपको पढ़ाने वाली हूँ ये है इसका सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड मैंने आपको पढ़ाया था। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है बच्चे, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखिए बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड का डिफरेंसेस मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया स्टूडेंट? 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है स्टूडेंट वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या है वो स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड जो हमारा है स्टूडेंट वो है आयनिक सॉलिड्स। क्या है हमारा स्टूडेंट? आयनिक सॉलिड्स। थर्ड जो हमारा है स्टूडेंट वो है मेटालिक सॉलिड्स। ओके, बस आप ध्यान से देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, कोई ऐसा घबराने वाली बात है नहीं। मेटालिक सॉलिड्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड आता है स्टूडेंट वो आते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ओके बच्चे, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है बच्चे? 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड हमारा है आयनिक सॉलिड्स, थर्ड हमारा है मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ हमारा क्या है? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये है तो सब सॉलिड्स, लेकिन इसमें पार्टिकल्स क्या क्या हैं, कौन से पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है पार्टिकल्स, मेटालिक सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नेम से ही, देखिए यहाँ पे आपको नेम से बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो आप अच्छे से ध्यान से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और हर एक आपको समझ में आता चला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है स्टूडेंट उसमें नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल्स। क्या होगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल्स। आयनिक सॉलिड जो है स्टूडेंट इनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयंस। नेम से ही पता चल रहा है आयनिक सॉलिड्स बता रहा है, तो इसमें क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? आयंस प्रेजेंट होंगे। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो हम आयंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेटालिक सॉलिड्स है, नेम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? मेटल होगा। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट वो होंगे एटम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आयनिक सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटल्स के फॉर्म में होते हैं। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इतना तो यहाँ से देख लिया। अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, सबसे पहला तो हमारा वही है तो वही चेक करूंगी ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखने से पहले बच्चे मैं 2 छोटे छोटे से पॉइंट बता रही हूँ और इसको अच्छे से समझना है आपको कि ये होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वैसे बॉन्ड को बोला जाता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो।
आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड लिखे हुए हैं, इट मींस क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे वो इक्वल नंबर में शेयर होंगे, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अगर आपको बोला जाए कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, that type of covalent bond where equal number of electrons shared, ठीक है। जहां पे क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, वेदर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी हो, लेकिन इनमें जो शेयरिंग होगा स्टूडेंट वो होंगे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2 का मैंने एग्जांपल लिया, तो H2 क्या होगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मैंने HH 2 बार लिख दिए हैं। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट, 1। यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट, 1। अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो यहाँ पे अगर शेयरिंग होगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन डुप्लेट का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये भी क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये भी एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे और कोई कम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी एटम प्रेजेंट है, जितने भी एटम प्रेजेंट है, वो एटम सेम नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इट मींस कौन सा वहां पे हो जाएंगे बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा स्टूडेंट, non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond are that type of covalent bond where equal number of electrons shared. वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होते हैं वो उनका नंबर जो होता है स्टूडेंट वो इक्वल होते हैं, एक मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 4 6 8 10 जितने भी शेयरिंग हो रहा है, लेकिन वहां पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो छोटा सा एक और मैंने बताया था कि आपको 2 छोटे छोटे से पॉइंट आपको इससे पहले देखना है, तो वो जो 2 पॉइंट है स्टूडेंट, वो जो सेकंड हमारा है वो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है हमारा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आर दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम। वहां पे जो एटम प्रेजेंट होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होते हैं वो अनइक्वल होगा, यानी कि एक मतलब अगर 2 एटम है तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेंगे। समझ में आ रही है बात, तो इसका क्या लिखेंगे, दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वेयर unequal number of electrons shared between atom। ओके स्टूडेंट, यानी कि वहां पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अगर मान लीजिए 2 एटम है तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहे हैं तो वो तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। और जहां पे अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपसे एग्जांपल अगर इसका पूछा जाए तो मैंने एग्जांपल लिया HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे H और मैंने यहाँ लिखा Cl। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 4 6 एंड 7। तो अगर 7 है तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन डुप्लेट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इनके पास 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बच्चे इनसे शेयर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये ज्यादा ये यहाँ पे जो देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, वहां पे अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वहां पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनइक्वल होता है। अगर वो अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड हो रहे हैं तो वहां उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट,
पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां से याद रखिएगा कि अगर इसे जैसे इसमें देखिए एक अगर हो जाएगा तो ये हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ये हल्का नेगेटिव क्यों आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो वैसे बॉन्ड को बोला जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये चीज आप यहां से याद रखिएगा कि अगर किसी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में तो हो जाएंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे स्टूडेंट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहां से क्या देखना है, सबसे पहले हमारा क्या था स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड को स्टडी करना था। किसे स्टडी करनी थी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल्स, गुड। पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल्स होता है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है कि मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो सबसे मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, 3 टाइप्स में। तो जो हमारा फर्स्ट जो टाइप आते हैं वो आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं आते हैं, सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जो हमारा फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड आएंगे, तो वहां पे कौन सा आएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा आएगा स्टूडेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो उनका अरेंजमेंट होगा एटम का, तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे स्टूडेंट वो इक्वल होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये यहाँ से आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि इसमें किस टाइप का फोर्स लगता है, तो इसमें लगते हैं डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, जिसे हम लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे डिस्पर्सन फोर्स भी लिखा होता है बच्चे, और कहीं कहीं पे सिर्फ लंडन फोर्स भी लिखा होता है। तो तीनों सेम ही है, ये याद रखिएगा, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। तो डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस होता क्या है, तो मैंने आपको इसका छोटा सा लेक्चर मैंने आपको मेरे ही चैनल पे आपको मिलेंगे, तो आप वहां डिटेल में इसको स्टडी कर लीजिएगा, बट छोटा सा हम आपको बता देते हैं। जब भी कोई एटम होते हैं बच्चे, जब भी कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो उनके तरफ क्या होते हैं, इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग, मतलब वहां पे मूवमेंट में रहता है, ऑलवेज मोशन में रहते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी मोशन करते कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन कम आ जाता है। ये कभी कभी होता है, ये कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि अगर हो जाता है तो ऐसे रहते नहीं, परमानेंट कभी हो जाता है फिर अपने आप वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं। तो जब वो उस स्टेट में आ जाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट बच्चे वो इस तरह से बन जाता है। जैसे मान लीजिए इधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है इधर कम। ये कभी कभी होता है, कुछ सेकंड के लिए होते हैं। उस समय में क्या होते हैं कि जब यहाँ पे ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए इस साइड में हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, इधर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे कि हम यहाँ पे टेम्पररी डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेम्पररी डायपोल। आप पूछोगे कि डायपोल क्या होता है, तो आपको तो आना चाहिए, क्लास 11 का ये सारा टॉपिक है। डायपोल बोला जाता है उसको जिसमें एक तरफ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो, उस टाइप के एटम को बोला जाता है वहां पे डायपोल एटम। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायपोल बना टेम्पररी इसलिए बोला गया क्योंकि ये अभी है, कुछ देर के बाद ये फिर न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं। अगर इनके बगल में यहाँ पे अगर एक न्यूट्रल एटम को ला करके आप रखते हैं, न्यूट्रल एटम को जिसका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस तरह से न्यूट्रल एटम को रखेंगे, तो क्या होता है बच्चा, देखिए यहाँ पे ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अपने ओर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करें तो इनमें से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस साइड में आकर के जमा हो जाएगा, और इस साइड में जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लेस हो जाता है। तो इधर भी हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा था, इधर ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इधर थोड़ा सा कम हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। जो टेम्पररी डायपोल के कारण जो एटम वहां पे डायपोल बनता है उसे हम इंड्यूस्ड डायपोल के नेम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। अब
ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। उसी अट्रैक्शन फोर्स को डिस्पर्सन और लंडन फोर्स बोला जाता है। बट आप ये याद रखिएगा, ये एक टेम्पररी फोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, एक टेम्पररी फोर्स होते हैं, और टेम्पररी होने के कारण इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, ये वीक फोर्स हो जाते हैं। तो ये छोटा सा इसे मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आपको समझाया है, तो आप वहां देख लेंगे। ऐसे मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हमारा होते हैं उसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, तो आप बोल देंगे डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस, या उसे LDF भी बोला जाता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, या फिर डायरेक्टली सिंपल में हम उसे लंडन फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनका आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। अगर हम देखते हैं तो ये हार्ड होता है, सॉलिड्स हैं तो सॉलिड हार्ड है या सॉफ्ट है, लेकिन इनका जो प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। दूसरा, ये कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। आप जानते हैं कि कोई भी सबस्टेंस कंडक्टर तब होता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, बट इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये होते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट जो हमारा आता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होते हैं। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा H2 एंड Cl2। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया। H2 और Cl2 जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आया, वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस उनके बीच में लगते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, इंसुलेटर होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, H2 एंड Cl2 उनके एग्जांपल्स हैं, ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आप इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, और क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो यही होता है कि किसी का अगर पूछ लिया जाएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारे चीजें कब पूछी जाती हैं। चलिए, जो सेकंड हमारा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो टाइप है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड टाइप हमारा क्या है स्टूडेंट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही आपको आते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि एक तरफ आइटम में स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होते हैं, स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहां से आना चाहिए। जो नेक्स्ट जो हमारा आता है ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें किस टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंटरेक्शंस, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, तो इसका भी मैंने एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप मेरे ही चैनल पे, तो आप वहां से इसे डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए HF का मैंने एग्जाम्पल लिया। HF ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे है, तो HF का मैंने एग्जांपल लिया। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अगर इसके बगल में फिर एक हाइड्रोजन फ्लोराइड को रखते हैं तो ये भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं स्टूडेंट, ये भी स्लाइटली नेगेटिव रहता है। तो ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, वहां पे फोर्सेस लगते हैं। तो इसी जो फोर्स यहाँ पे होते हैं, इसी फोर्स को बोला जाता है। देखिए ये स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गए, एक तरह का डाइपोल है ये हमारा, ये भी एक डाइपोल है, ठीक है ना। और दो डाइपोल फोर्सेस, दो डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम वहां पे बोल देते हैं डाइपोल फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चे, डाइपोल फोर्सेस। तो ये चीज आप यहां से याद रखिएगा कि डाइपोल फोर्सेस, या इसे हम डाइपोल इंटरेक्शंस भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे डाइपोल फोर्सेस। और इसका मैंने डिटेल
स्मॉल छोटा सा वीडियो मैंने ही अपने ही चैनल पे बना करके रखा है, तो आप वहां से इजिली आप उसे देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद जो आता है ये भी सॉफ्ट होते हैं बच्चे। ठीक है, ये भी इंसुलेटर होता है। क्यों होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर एग्जांपल पूछा जाए तो HCl, HF, ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है, ये क्या हो जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहां से आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, समझ आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, चलिए पढ़ते हैं इसको भी। ठीक है, थर्ड जो हमारा आता है बच्चे वो आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और देखिए इसमें किस टाइप के फोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां से नेम से देखिए एक चीज बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर लिखा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम लोग सीधे समझ अरे ये तो बॉन्ड बना रहा है, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं है, ये एक तरह का फोर्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का फोर्स होते हैं जो क्या होते हैं कि हाइड्रोजन कुछ ऐसे मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जहां पे क्या होते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स वहां पे लगता है। जैसे HF का एग्जांपल लेते हैं तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक तरह के डाइपोल फोर्सेस में ही आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्सेस है स्टूडेंट वो डाइपोल फोर्सेस में ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जैसे NH3 हो गया, HF हो गया, ठीक है ना, HF हो गया या फिर NO3 हो गया, H2O हो गया, तो इन सब में क्या होते हैं वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो आप वहां पे ध्यान रखें। यहाँ भी क्या होंगे कि तो जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल HF का आप ले सकते हैं, HF है, ये पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स लगते हैं, उसी फोर्स को वहां पे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स होते हैं बच्चे वो एक तरह के डाइपोल फोर्सेस में ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है ये भी मैंने आपको डिटेल में एक छोटा सा वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप वहां डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज जरूर यहां से याद रखिएगा बच्चे हमेशा ही कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बॉन्ड नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये एक तरह का फोर्स है। समझ में आ रही है, ये एक तरह का क्या है बच्चे, फोर्स है, लेकिन लिखा हुआ हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। तो बॉन्डिंग अगर लिखा हुआ है तो बॉन्डिंग से ये नहीं समझ जाना है कि ये मतलब बॉन्ड होते हैं, तो ये चीज यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होते हैं कि ये हार्ड होते हैं। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, ये भी इंसुलेटर होता है, ये भी इंसुलेटर होते हैं। इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बच्चे वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो NaCl हो जाएगा, ठीक है ना, H2O हो जाएंगे, ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, NaCl नहीं क्योंकि ये H2O होंगे, ठीक है ना, H2O लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए ठीक है, मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको पढ़ा दिया। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मैंने 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिया कि 3 टाइप्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टाइप आते हैं स्टूडेंट वो होते हैं आयनिक सॉलिड्स। क्या होते हैं बच्चे, ये आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल्स यहाँ पे आयंस होगा। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप के फोर्स लगते हैं, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसे बच्चे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कूलम्बिक फोर्स भी इसे बोला जाता है। ठीक है,
कूलम्बिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे फोर्स को बोले जाते हैं जो किसी चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, ठीक है ना। चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयंस होते हैं, तो जो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स आयंस है तो वेदर वो पॉजिटिव आयंस हो या फिर नेगेटिव आयंस हो, तो यहाँ इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप उसे फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, और खास करके क्लास 11th का जो हमारा 4th चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, उसमें ये डिटेल में स्टडी करनी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं, जैसे कि आयंस है तो आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में समझना है तो। अब अगर पूछा गया कि आयंस जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होता है, सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये सारा चीजें आपको पढ़नी है। तो याद रखिएगा कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड सॉलिड्स होते हैं सबसे पहली। दूसरा होता है ये इंसुलेटर होते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट? इंसुलेटर इन सॉलिड्स, ये याद रखना है आपको। सॉलिड्स में जो आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड के जब फॉर्म में होते हैं तब वो इंसुलेटर होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट जब हम उसे मेल्ट करते हैं या मोल्टेन स्टेट में होते हैं या फिर जब हम उसे किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो एज अ कंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछा जाएगा कि आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा कि आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट दे एक्ट एज अ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, बट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे एक्ट एज अ कंडक्टर। मोल्टेन स्टेट में और या फिर बोल सकते हैं जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होते हैं कि वहां पे एज अ कंडक्टर की रूप में वो आ जाते हैं। इंसुलेटर इन सॉलिड्स, अब यहाँ लिख सकते हैं कंडक्टर, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं act as a conductor in a molten state or in aqueous solution, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में जो होते हैं बच्चे वो एज अ कंडक्टर के रूप में ये आ जाते हैं। मोल्टेन स्टेट में या फिर बोल सकते हैं मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में एज अ कंडक्टर के रूप में काम करने लगते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट वो हाई होते हैं, इनका फेयरली हाई, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, थोड़ा बहुत लेकिन हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपसे एग्जांपल में पूछ लिया जाए तो NaCl हो गया, MgO हो गया। अब NaCl है तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब क्या है, अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगर आपको देखना है तो है आपके घर में तो नमक रखा हुआ है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NaCl को तो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो ये एज अ सॉलिड में ये इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं, मैंने आपको बताया। तो क्या आपके पास जो नमक है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? बिल्कुल इंसुलेटर है। लेकिन क्या है कि जब हम उसे एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिए और उसके बाद जब वहां से इलेक्ट्रिसिटी अगर वहां से करवाएंगे तो वो एज अ कंडक्टर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे डिटेल में आगे आप क्लास 11th में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही जानने की जरूरत है। चल ठीक है बच्चे, आपको आने चाहिए। अब क्लास 12th में पढ़े तो क्लास 11th के टॉपिक तो आपको आने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो डिटेल में आपको स्टडी करने हैं बच्चे वो तो जिस क्लास में होंगे, जिस चैप्टर्स में होंगे उसी चैप्टर में ना आप उसे डिटेल स्टडी कर पाएंगे। वैसे अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो डायरेक्टली आप वहां पे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे, वो होते हैं मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स वो क्या होते हैं स्टूडेंट? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बच्चे? वे होते हैं मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल्स के बीच में बॉन्ड लगता है। अब ये यहाँ पे एक लाइन बोले गए हैं, आप लिख लीजिए, पॉजिटिव आयंस इन अ delocalized sea of electrons,
एक लाइन दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और जहां भी आपको मेटेलिक सॉलिड्स लिखा होता है बच्चे, ये लाइन जरूर लिखे होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन अ डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप मेटेलिक बॉन्ड, आपको डिटेल में मेरे छोटे से वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ मैं छोटा सा बात बताती हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, आयरन। आयरन एक मेटल है बच्चे। आयरन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव +2 चार्ज बना। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ये +2 चार्ज बनाएंगे। चलिए ठीक है। अगर इसका मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर देखती हूँ, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इस तरह से अगर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस तरह से आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, तो इसमें क्या होते हैं कि इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है। अब मेटेलिक सॉलिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ नजर आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का ये समुद्र है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वहां पे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड्स का होता है, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। कोई भी जो मेटल होंगे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। आप जानते हैं कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आयरन, तो आयरन क्या करेंगे? आयरन के आउटर मोस्ट में वैलेंस से 2 होती है, तो वो क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पे लूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 चार्ज बना देंगे, पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो यहाँ पे है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जितने भी एटम होंगे उनका अगर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए मेटेलिक सॉलिड्स का, तो वो इसी तरह से होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र होते हैं उनमें से पॉजिटिव आयंस का जो होते हैं प्रेजेंट, वो इस तरह से होता है। यही बोला गया, पॉजिटिव आयंस इन अ डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहां से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इनका जो प्रॉपर्टी होता है ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? ये हार्ड होते हैं। बट एक चीज इसमें आप ऐड करिएगा, ये मेलिएबल होते हैं, मेलिएबिलिटी इसमें प्रेजेंट होती है, एंड डक्टाइल, ये इसमें डक्टिलिटी भी प्रेजेंट होती है। मेलिएबिलिटी होता क्या है? जिससे कि क्या मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोला जाता है जिस प्रॉपर्टी में विद द हेल्प ऑफ हैमर भी अगर हम किसी मेटल को अगर विद द हेल्प ऑफ हैमर अगर किसी मेटल को हम वहां मारते हैं, पीटते हैं, जैसे आप गए होंगे, आप सोनार के यहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसको हैमर से उसको मारते रहता, पतला सीट में चेंज करते रहते हैं। तो मेलिएबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच ए मेटल कैन बी चेंजेस इनटू अ थिन शीट। उसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, हैमर से मार करके उसको पतला सीट में, पतले पतले सीट में हम चेंज कर सकते हैं। बाद में उसको हम मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में करके उसके बाद हम उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वो मेटेलिक सॉलिड्स में ही प्रेजेंट होता है, ना ही ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होता है, ना ही ये आयनिक सॉलिड्स में होता है, ठीक है। डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टाइल मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है जिसमें किसी मेटल को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। जैसा एज एग्जांपल कॉपर का हम ले सकते हैं, ठीक है ना, कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं। यानी कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, वो मेटेलिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें मेलिएबिलिटी जो होती है, तो मेलिएबिलिटी मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को बोला जा रहा है जिसमें क्या है कि उसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। और डक्टाइल यानी डक्टिलिटी मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को बोला जा रहा है स्टूडेंट जिसे हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें लस्टर होता है। लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस। लस्टर मींस क्या होता है स्टूडेंट? शाइनी अपीयरेंस। मेटेलिक सॉलिड्स, कुछ ऐसे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट जिसमें शाइनी अपीयरेंस होता है। शाइनी अपीयरेंस से कहने का मतलब है कि इसमें साइन होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है बच्चे, साइन होता है, ठीक है ना। इनका कुछ ऐसे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं जिनका कुछ अपना कलर भी होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? इनका कलर भी होते हैं, ठीक है ना, ये कलर भी इनके पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होते हैं स्टूडेंट, ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चे, वो भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका हाई होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मेटेलिक सॉलिड्स का आपको पढ़ने हैं। मेटेलिक सॉलिड्स में अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेटेलिक सॉलिड्स में किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। कौन सा पॉजिटिव आयंस इन डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, हार्ड होता है, मेलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होती है, शाइनी अपीयरेंस, कुछ ऐसे
भी मेटल है जिसमें शाइनी अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, कलर भी उसका अपना होता है। कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों प्रेजेंट होता है, आप तो बता रहे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे तो उसमें फ्री प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण वो एज अ कंडक्टर की तरह काम करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका उनका बच्चा हाई होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जांपल दीजिए तो AgNCu आप लिख लीजिए। सिल्वर कॉपर का एग्जांपल आपको दिया हुआ, मेटेलिक सॉलिड्स है। और अगर इनका जितने भी आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ये सारी इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मेटेलिक सॉलिड्स का जो मैंने था वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। एज अ कंडक्टर भी होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मैंने 3 टाइप्स आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैंने आपको 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया। अब क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ 4th टाइप, जो क्या है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सबसे पहले वो क्या होंगे स्टूडेंट, एटम्स के फॉर्म में पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा होंगे उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं कि ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होते हैं, जनरली ये हार्ड होते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर होता है या फिर इंसुलेटर होते हैं, ये होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर होते हैं। बट इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर नहीं, वो होते हैं कंडक्टर। वो क्या होते हैं बच्चे, कंडक्टर, जिसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ ग्रेफाइट, जो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। याद रखिएगा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स है तो इसमें जो मेनली जो प्रेजेंट होंगे एटम्स वो नॉन मेटल से बने हुए एटम्स होते हैं। ठीक है, मेनली, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चे कि अगर अभी एक आपको थ्योरी बता रहा है उसका क्या है, उसका तुरंत वहां पे ऑपोजिट भी आपको तुरंत बता दिया जाता है। यहाँ देखिए बता रहा है कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन एक ऐसे वहां पे सब्सटेंस या बोल सकते हैं एक ऐसे सॉलिड है जो एज अ कंडक्टर के रूप में काम करते हैं, जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर है, अब क्वेश्चन ये भी यहां से आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन क्या है स्टूडेंट, टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है बच्चे, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट है, लेकिन कार्बन की अगर ग्रेफाइट जब बनता है तो ग्रेफाइट बनने के समय में क्या होता है कि उनका जो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ही वाली शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो पाता है, जो एक बच जाता है वो हमेशा फ्री रह जाते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो तो कंडक्टर बनना ही था, है कि नहीं। जैसे कार्बन से ही डायमंड भी बने होते हैं, कार्बन से ही क्या बना होता है, डायमंड। लेकिन डायमंड जो होते हैं वो होता है इंसुलेटर। डायमंड क्या होते हैं बच्चे, इंसुलेटर। और डायमंड का क्यों इंसुलेटर होता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो इनके चारों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या करते हैं, शेयरिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, एज ए इंसुलेटर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन उनका शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो एज अ कंडक्टर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। सिंपल सा थ्योरी है। तो ये चीज आप यहां से याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं कि ऐसा इंसुलेटर ही होता है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का जो एज अ कंडक्टर के रूप में काम करते हैं, जो हम वहां पे लिख सकते हैं सी ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना है तो डायमंड लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेंट मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, जेंट मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल जो इसमें प्रेजेंट होंगे बच्चे वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। दूसरा होता है, नेक्स्ट होते हैं ये हार्ड मैंने लिख दिया है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चे इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। वेरी हाई भी लिख सकते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं स्टूडेंट वो काफी ज्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने आज आपको लगभग 7 टाइप्स के मैंने आपको पढ़ाया, 6 टाइप्स के,
जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं बच्चे, सेकंड आयनिक सॉलिड्स होता है, थर्ड मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, फोर्थ क्या होता है हमारा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, नॉन पोलर कोवैलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मैंने सबके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाया। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं मैंने ये भी बताया, जो आयन से बने हुए होते हैं वो एज ए सॉलिड स्टेट में एज ए इंसुलेटर होता है, जब उसको मोल्टेन या एक्वस स्टेट में डालते हैं तो एज ए कंडक्टर काम करने लगता है। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जो मेटल से बने हुए होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। तो कोवैलेंट सॉलिड्स तो आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं एटम से बने हुए होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो यहीं तक है। जो इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाली है क्लास 12 का, वो है यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाली है क्लासेस में। तो क्या है स्टूडेंट, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर मेरा आए तो आपके पास नोटिफिकेशंस चले जाए। ओके स्टूडेंट, गुड डे, थैंक यू।